देव ने जोगिंदर की शराब की फैक्ट्री पर भी हमला कर दिया था। अब वह आगे क्या करेगा जानेंगे आज के एपिसोड में। तो दोस्तों स्वागत है आपका इंस्टा मल्टी मिलियनर बेटर कहानी के एपिसोड नंबर 12 में। तो अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। देव ने अपनी कड़क आवाज के साथ कहा, मैं देवांशु ओबरॉय हूँ। बिल्लाह, देवांशु ओबरॉय सिर्फ देव, जिसे तुम्हारे जोगिंदर भाई के कुत्ते रात भर पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। मैं खुद उसके 100 करोड़ के गोदाम में चलकर आ गया हूँ। देव ये नाम सुनते ही बिल्ला की आंखों में साक्षात मौत नाचने लगी। उसे याद आया कि कैसे इस देव ने कबाड़ खाने में जोगिंदर के 25 आदमियों का हश्र किया था। इसलिए डर के मारे बिल्ला ने अपने फेफड़ों को पूरी ताकत से आदमियों को आवाज देकर कहा, लड़को अंदर आओ, मारो इसे। बिल्ला की चीख सुनकर गोदाम के बाहर और अंदर पहरा दे रहे 30-40 हथियारबंद गुंडे अपनी बंदूक और तलवारों के साथ उस कैबिन की तरफ दौड़ पड़े। तभी देव ने बिल्ला पर एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वो दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। इसके बाद देव बहुत ही शांत कदमों से कैबिन के दरवाजे से बाहर निकला। उसके सामने 40 खूंखार गुंडों की एक फौज खड़ी थी। उनकी बंदूकें देव के सीने की तरफ तनी थी। एक गुंडे ने चिल्लाकर कहा, रुक जा कुत्ते वहीं, वरना तेरा पूरा शरीर गोलियों से छलनी कर देंगे। उसकी धमकी सुनकर देव के चेहरे पर एक बहुत ही अजय और शैतानी मुस्कान आ गई। महादेव की अलौकिक पावर अब देव की रगों में किसी उबलते हुए लावे की तरह बहने लगी। देव ने हंसकर हवा में हाथ फैलाकर कहा, गोलियां चलाओ गोलियां। आज मुझे भी देखना है कि इस बारूद से ज्यादा मेरी ताकत है या फिर क्या। उसकी ये बात सुनते ही आगे से 4-5 गुंडों ने एक साथ अपनी मशीन गन और पिस्तौलों से देव पर फायरिंग कर दी। लेकिन महादेव के असुरक्षा चक्र के कारण वो सारी गोलियां देव के शरीर पर कुछ मिलीमीटर पहले ही हवा में किसी अदृश्य लोहे की दीवार से टकराकर पिचक कर जमीन पर गिरने लगी। देव के अरमानी सूट तक एक खरोंच तक नहीं आई। ये देखकर गुंडों की आंखें फट गई। उन्होंने हकला कर कहा, ये इंसान नहीं है, गोलियां इस पर असर नहीं कर रही। वो गुंडे दहशत के मारे पीछे हटने लगे। तभी देव ने खौफनाक आवाज में कहा, अब मेरी बारी है। एक अगर देव अपनी जगह से हिला। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि गुंडों को सिर्फ हवा का एक झोंका महसूस हुआ। देव ने पहले गुंडे के हाथ से बंदूक को एक झटके में छीन लिया और उसी बंदूक की बट से उस गुंडे के चेहरे पर ऐसा प्रहार किया कि उसके दांत टूटकर हवा में उड़ गए। देव ने वो बंदूक जमीन पर फेंकी थी। उसे हथियार की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपने हाथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार थे। 4 गुंडों ने एक साथ देव पर लोहे की रोड से हमला किया। देव ने एक स्पिनिंग किक मारी और देव का पैर चारों की पसलियों पर एक साथ टकरा गया। चारों गुंडे हवा में उछलकर शराब के बड़े बड़े बैरल से जा टकराए। बैरल टूट गए और हजारों लीटर महंगी विदेशी शराब जमीन पर किसी नदी की तरह बहने लगी। शराब की वो तीखी महक पूरे गोदाम में फैल गई। देव किसी तूफान की तरह उन गुंडों के बीच घूम रहा था। जो भी गुंडा उसके पास आता, देव उसका हाथ मरोड़ देता और एक ही झटके में उसे मार देता। उसकी मार खाकर एक गुंडे ने चीख कर कहा, ओह मेरी टांग। तभी देव ने बहुत ही भारी एक करीब 50 किलो के शराब के कार्टन को अपने हाथ से हवा में उठा लिया और जैसे वो कोई तकिया हो, उसे सीधा गुंडों की एक पूरी टोली पर फेंक दिया। कार्टन टकराते ही गुंडे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। शराब की बोतलें चकनाचूर हो गई। महज 10 मिनट के अंदर जोगेंद्र का वो 100 करोड़ का शराब का गोदाम एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था। उसके 40 खूंखार गुंडे जमीन पर टूटी हड्डी, खून और शराब के कीचड़ में लथपथ पड़े तड़प रहे थे। पूरे गोदाम में शराब के घुटनों तक भर चुकी थी। देव बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसका सूट शराब और पसीने से भीग गया था, लेकिन उसके चेहरे पर वो अजय सुकून, खौफनाक मुस्कान अभी भी बरकरार थी। देव ने उस शराब के भरे फर्श पर कदम बढ़ाए, वापस उस कैबिन में गया जहां बिल्ला अभी बेहोश था। तभी देव ने अपना स्मार्टफोन निकाला और उस डायरी की फोटो को खोला। देव ने तुरंत अपने सबसे वफादार खास आदमी मुनीश ब्रोकर को कॉल लगाया। उधर से मुनीश ने तुरंत फोन उठाकर कहा, हाँ बॉस बताइए। इधर से देव ने अथॉरिटी आवाज में ऑर्डर देकर कहा, मनीष मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ। इसमें एक काकतीय लॉजिस्टिक्स और समुद्र शिपिंग कॉरपोरेशन का नाम है। ये दोनों ट्रांसपोर्ट कंपनियां जोगिंदर का माल आती है। मैं चाहता हूं तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो। अगर ये कंपनियां बिकने को तैयार हैं तो इन्हें मुंह मांगी कीमत देकर अभी के अभी देवांशु ओबरॉय के नाम पर खरीद लो। अगर ये ना माने तो शेयर मार्केट में इनकी कंपनियों के शेयर इस तरह गिरा दो, शाम तक बैंक करप्ट हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ मुनीश ने ऑर्डर की गंभीरता समझकर कहा, यस बॉस, पैसे की कोई कमी नहीं। मैं हॉस्टाइल टेक ओवर करके अगले 2 घंटे में इन दोनों कंपनियों के मालिक बदल दूंगा। आज से जोगिंदर के माल को एक भी ट्रक नहीं मिलेगा।
तभी देव ने आगे कहा, और हाँ, इसमें एक आरके डिस्टिलरीज और सिल्वर ओक बुरीज के नाम भी हैं, जोगिंदर के सप्लायर्स हैं। इन दोनों सप्लायर्स को कॉल करो, उन्हें कहो कि देवांशु ओब्रॉय उन्हें जोगिंदर से डबल कीमत पर ऑर्डर दे रहा है, लेकिन शर्त यह है कि आज के बाद जोगिंदर को शराब की एक बूंद सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने जोगिंदर को माल दिया तो मैं उनकी फैक्ट्रियां जमीन में गाड़ दूंगा। तभी मुनीश ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, बॉस, डबल कीमत सुनकर वो सप्लायर तो क्या, उनका बाप भी जोगिंदर को माल देना बंद कर देगा। मैं अभी ये पूरी सप्लाई चेन आपके कदमों में ला कर रखता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही देव ने फोन काट दिया। जोगिंदर की सप्लाई चेन, उसका वो पूरा नेटवर्क जिसे उसने 20 सालों के खून पसीने और रिश्वत से बनाया, वो सिर्फ 10 मिनट के एक फोन कॉल और देव की असीमित दौलत के दम पर ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था। अब जोगिंदर के पास न तो ट्रक के माल थे, न ही कोई सप्लायर था उसे माल देने के लिए। उसका वो कैंसर वाला धंधा जड़ से खत्म हो चुका था। लेकिन देव रुकने वाला नहीं था। सप्लाई चेन तो कट गई, लेकिन 100 करोड़ की शराब इस गोदाम में रखी थी। देव उसे भी जोगिंदर के लिए नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए देव कैबिन से बाहर आया। तभी जमीन पर तड़प रहे गुंडों ने जब देव को देखा तो खौफ के मारे अपनी टूटी हुई टांगों को घसीट कर मेन गेट की तरफ भागने लगे। उनको ऐसे भागता देख देव ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, भाग जाओ और अपने मालिक जोगिंदर से कह देना देवांशु ओब्रॉय कि उसके काले एम्पायर की चिता को आग लगा दी, अब उसे जलने से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद सुनकर गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। पूरे गोदाम में शराब की नदियां बह रही थी। लकड़ी के टूटे बैरल्स, कार्टन चारों तरफ फैल गए थे। शराब में अल्कोहल की मात्रा बड़ी ज्यादा थी, तो इसलिए तेजी से आग भी पकड़ लेती। देव ने अपनी जेब से महंगा जिस्पो लाइटर निकाला। उसने एक लाइटर को बड़े ही स्टाइल से अपनी जींस पर रगड़ कर जलाया। लाइटर की वो छोटी सी पीली लो उस अंधेरे में शराब महक वाले गोदाम में किसी मौत की चिंगारी की तरह चमक रही थी। उसको देखकर देव ने गहरी सांस ली। देव ने बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा, यह आग सिर्फ उस शराब को नहीं जलाएगी, ये जोगिंदर के उस घमंड को जलाएगी जिसने मेरी सुनैना की माँ के ठेले को तोड़ा था। वो बड़बड़ाकर देव को जलता हुआ लाइटर अपने हाथ से उस शराब के भरे फर्श पर टोस दिया, और जैसे ही लाइटर शराब से टकराया, एक बहुत ही भयंकर, तेज और कानों को फाड़ देने वाली धमाके के साथ पूरे गोदाम के फर्श पर एक भयंकर आग का समंदर भड़क उठा। आग की लपटें एक सेकंड में 20 फुट ऊपर तक उठ गई। लकड़ी के बैरल और शराब के कार्टन बम की तरह फटने लगे। पूरे गोदाम में एक सुलगते हुए नर्क में बदल गया। आग की गर्माहट इतनी भयंकर थी कि कोई भी आम इंसान वहां एक सेकंड खड़ा नहीं रह सकता था। लेकिन देव देव बहुत ही शांत और राजाओं वाले कदमों से उस धधकती हुई आग के लपटों के बीच से रास्ता बनाता हुआ गोदाम के मेन गेट की तरफ बाहर निकल रहा था। उसके चेहरे पर आग की वो लाल रोशनी पड़ रही थी जिसे वो साक्षात काल का अवतार लग रहा था। तभी गोदाम के बाहर देव आया और बाहर उसकी कैडिलक, उसके बाउंसर उसका इंतजार कर रहे थे। बाउंसर्स ने उस गोदाम के भयंकर आग में जलते देखा तो उनके होश उड़ गए। कमांडर ने हैरानी से कहा, बॉस, आपने तो जोगिंदर के पूरे एम्पायर को राख कर दिया। तभी देव कैडिलक के पास आया। उसने अपनी शर्ट के बटन वापस लगाए, अपने गोगल्स को फिर से अपनी आंखों पर पहन लिया। देव ने अपनी गाड़ी में बैठकर कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है कमांडर। जोगिंदर का धंधा खत्म हो चुका है। अब वो एक घायल शेर की तरह अपने बिल से बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा तब हम उसका असली शिकार करेंगे। ये कहकर देव ने अपनी रोलेक्स घड़ी में समय देखा। दोपहर के 12 बज चुके थे। टाइम देखते ही देव के चेहरे पर वो खौफनाक मुस्कान अचानक से गायब हो गई। उसकी जगह एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान ने ले ली। उसने मुस्कुराकर कमांडर से कहा, जल्दी गाड़ी निकालो कमांडर। मैंने सुनैना से वादा किया कि मैं लंच उसके साथ करूंगा। मैं अपनी रानी को इंतजार नहीं करवाना चाहता। उसके एक ऑर्डर के साथ गाड़ी का इंजन गूंज गया। गाड़ियों का काफिला सुलगते हुए जलते ही 100 करोड़ के गोदाम को पीछे छोड़कर ओशियन एस्टेट की तरफ दौड़ पड़ा। जोधन का अपायर अब राख में मिल चुका था। उसके कसिनो बंद थी, गोदाम जल चुका था और उसकी सप्लाई चेन देव के पैरों में गिर चुकी थी। स्कॉर्पियन ग्रुप की उल्टी गिनती अब खत्म होने वाली थी। विशाखापट्टनम में अब सिर्फ एक नाम की गूंज थी, देवांशु ओब्रॉय। करदा के अंदर माहौल बड़ा ही शांत और एयर कंडीशन था। बाहर चिलचिलाती धूप और आग की तपिश का अंदर कोई नामो निशान नहीं था। देव ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी गर्दन सीट के हेडरेस्ट पर टिका दी और उसने अपने उस डिजाइनर अरमानी सूट के कोट को बटन खोल दिए ताकि वो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सके। आज सुबह से उसने जो भी कुछ किया था, कसिनो में जाकर 350 करोड़ जीतना, 20 खूंखार बाउंसर्स की हड्डियां तोड़ना
राका को सबक सिखाना, गुजरात के नवाब का भेष बदलकर सप्लाई चेन को काटना और आखिर 100 करोड़ के गोदाम में को राख में मिला देना, ये सब किसी आम इंसान के दिमाग को पागल करने के लिए काफी था। लेकिन देव के चेहरे पर थकान की लकीर नहीं थी, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी, मासूम और सुकून भरी मुस्कान थी। तभी आगे से सीट से सर कमांडर ने पीछे मुड़कर अदब से पूछा, बॉस, क्या एसी का टेम्परेचर थोड़ा और कम कर दूं? आपको पसीना आ रहा होगा। आगे से देव ने बिना आंखें खोले उस मुस्कान के साथ सिर हिलाकर कहा, नहीं कमांडर, टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी और चीज की गर्माहट महसूस हो रही है। उसके बाद सुनकर आगे से कमांडर ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, गर्माहट? बॉस, हमने उस गोदाम को बहुत पीछे छोड़ दिया, अब वहां की आग यहाँ तक नहीं आ सकती। आगे से देव ने हल्का सा ठहाका लगाया। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी आवाज में एक गजब का प्यार और गहराई लाकर कहा, मैं उस आग की बात नहीं कर रहा कमांडर जो मैंने लगाई, मैं उस गर्माहट की बात कर रहा हूँ जो मेरे इंतजार में ओशियन में डाइनिंग टेबल पर बैठी है। मेरी सुने ना, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। उसने कल रात मेरे अपने हाथों से मुझे खाना जो बनाया था, उसका स्वाद अभी तक मेरे रूह में बसा है। आज मुझे उसके साथ लंच करना है और सच कहूं कमांडर, जोगेंद्र के उस 100 करोड़ के गोदाम को जलाने में मुझे उतना सुकून नहीं मिला जितना सुकून मुझे सुनैना के हाथों से एक निवाला खाने में मिलता है। आगे से कमांडर ने देव के इस बात को सुनकर एक बहुत ही सम्मान भरी मुस्कान लाकर कहा, आप बहुत खुशनसीब हैं बॉस, आपको दौलत के साथ इतना सच्चा प्यार भी मिला। अक्सर जो लोग इतने ताकतवर होते हैं उन्हें अंदर से बड़े अकेले होते हैं, लेकिन आपकी ताकत का असली राज तो आपका परिवार है। उसके बाद सुनकर आगे से देव ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये कहकर देव ने अपनी आंखें बंद कर ली। देव का दिमाग अब सिर्फ और सिर्फ सुनैना के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि जब वो घर पहुंचेगा तो सुनैना उसे देखकर कैसे मुस्कुराएगी। वो सोच रहा था उसके दोनों दोस्त रियांश और विराट अब कैसे होंगे। उसका वो नया परिवार, वो उसने अपनी दौलत से नहीं बल्कि अपने प्यार और वफादारी से कमाया, वही उसका असली सुदेव एम्पायर था। लेकिन देव ये जानता था कि ये शांति बड़ी छोटी है। आज उसने अंडरवर्ल्ड के उस खूंखार के शेर की पूंछ पर पैर नहीं रखा, बल्कि उसने शेर के जबड़े को उखाड़ फेंक दिया है। जहां एक तरफ देव प्यार और सुकून के ख्यालों में डूबा था, मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ विशाखापट्टनम के पुराने और वीरान इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित जोगेंद्र के वो काली फैक्ट्री आज सचमुच एक सुलगते नर्क में तब्दील हो चुकी थी। जोगेंद्र अपने उस लोहे के तख्त पर बैठा था। उसकी आंखें रात भर सोने ने शराब पीने की वजह से खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसके आसपास 50-60 गुंडे खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जोगिंदर की आंखों में आंखें डाल सके। रात भर पूरे शहर की खाक छानने के बाद जब देव का पता नहीं चला तो जोगिंदर का अहंकार किसी घायल सांप की तरह फुफकार रहा था। तभी फैक्ट्री का बड़ा लोहे का दरवाजा खुला। अंदर जो लोग दाखिल हुए उन्हें देखकर पूरे स्कॉर्पियन ग्रुप के पैरों तले की जमीन खिसक गई। दरवाजे के अंदर दो गाड़ियां आई। पहली गाड़ी कसिनो के मैनेजर राका की थी और राका का चेहरा इस कदर सूजा था कि उसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थी। उसके मुंह से दांत गायब थे और वो दो आदमियों के सहारे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। दूसरी गाड़ी से गोदाम का इंचार्ज बिल्ला बाहर निकला। बिल्ला की हालात तो राका से भी ज्यादा भयानक थी। उसके कपड़े जल चुके थे, उसके चेहरे और बालों पर काली पुती थी। वो इस तरह कांप रहा था जैसे उसने साक्षात मौत को अपने सामने नाचते देख लिया हो। उनको देखकर जोगिंदर अपने जगह से एक झटके में खड़ा हुआ। उसके हाथ में शराब का गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। जोगिंदर ने चिल्लाकर कहा, ये ये तुम दोनों की क्या हालत है राका? तू कसिनो पर था और बिल्ला तू मेरे गोदाम पर। तुम दोनों अपने ड्यूटी छोड़कर यहाँ भिखारियों जैसी हालात में कैसे आए हो? जोगिंदर पागलों की तरह दहाड़ कर अपने तख्त से नीचे उतरा। वहीं उसकी ये दहाड़ सुनकर राका और बिल्ला दोनों घुटनों के बल जोगिंदर के पैरों में गिर पड़े। वो दोनों बुरी तरह से रो रहे थे। उनके रोने की आवाज फैक्ट्री में गूंज रही थी। रागा ने अपने टूटे दांतों के बीच से खून थूक कर कहा, बॉस, लुट गए बॉस, हम बर्बाद हो गए। जोगिंदर ने राका का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठाया और कहा, बर्बाद? क्या बकवास कर रहा है तू? साफ साफ बोल, कसिनो में क्या हुआ? राका ने कांप कर हाथ जोड़कर कहा, बॉस, वो लड़का जिसे आप रात भर शहर में ढूंढ रहे थे, वो देवांशु ओब्रॉय। देव का नाम सुनते जोगिंदर के नसों में खून दुगना हो गया। उसने अपने दांत भींच कर कहा, देव, वो मेरे फटीचर, वो मेरे कसिनो में आया था। राका चीख पड़ा। उसने चिल्ला कर कहा, वो फटीचर नहीं है बॉस, वो तो को बहुत बड़ा अरबपति है।
वह सुबह एक बहुत महंगे सूट में हमारे कसिनो में घुसा। उसने अपनी जेब से 10 करोड़ रुपए नगद निकाले, राउंड टेबल पर रख दिए। और बॉस, उसने एक ही दाव में 10 करोड़ के 350 करोड़ रुपए जीत लिए। उसके बाद सुनकर जोगिंदर ने चौंक कर कहा, 350 करोड़? जोगेंद्र की आंखें फट गई। 350 करोड़ रुपए उसकी पूरी जिंदगी की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। उसने हैरानी से देव को घूर कर पूछा, तो तुमने उसे पैसे लेकर जाने दिया? तुम्हारे पास बाउंसर की फौज थी, तुमने उसे वहीं गार्ड क्यों नहीं दिया? जोगेंद्र का गुस्सा अपने चरम पर था। तभी आगे से राका ने अपने सूजे हुए चेहरे पर हाथ रखकर कहा, हमने कोशिश की थी बॉस। सुलेमान और मेरे 20 सबसे बेहतरीन आदमियों ने उस पर हथियारों से हमला किया, लेकिन वो बॉस इंसान नहीं है। उसने सुलेमान को लोहे के पंच पहने हुए उंगलियों को अपने हाथों से पिचका कर तोड़ दिया। उसने सिर्फ 5 मिनट में मेरे 20 आदमियों की हड्डियां तोड़ दी। उसने मेरी पिस्तौल को अपनी उंगली से मोड़ दिया बॉस। वो शैतान है बॉस। उसके बाद सुनकर फैक्ट्री में खड़े 50 गुंडों के रोंगटे खड़े हो गए। एक इंसान लोहे की पिस्तौल को उंगलियों से कैसे मोड़ सकता है? तभी राका ने वो बात बताई जो जोगिंदर के दिल को चीर रही थी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, और बॉस, उसने वो 350 करोड़ रुपए तो लिए, साथ में कसिनो के मेन दरवाजे पर एक लोहे की जंजीर और ताला लगा दिया, जिसे हमने गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन वो ताला टूट नहीं रहा। उसने कहा कि जोगिंदर की दौलत का ताला अब हमेशा के लिए लग गया है। उसके बाद सुनकर जोगिंदर का दिमाग सुन पड़ गया। उसका सबसे बड़ा कमाई का अड्डा, उसका रॉयल क्लब, अब देव के हाथों की मुट्ठी में बंद हो चुका था। जोगिंदर अब कसिनो के झटके से उबर भी नहीं पाया था। जमीन पर पड़े बिल्ला ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, बॉस, कसिनो का नुकसान तो फिर भी पैसों का है, लेकिन मेरी सुनिए बॉस, हमारा तो पूरा धंधा खत्म हो गया बॉस। ये बात सुनकर जोगिंदर ने बिल्ला की तरफ देखकर कहा, क्या बकवास कर रहा है बिल्ला तू? शराब के गोदाम पर क्या हुआ है? तब बिल्ला ने सुबक कर आगे कहा, बॉस, आज सुबह एक बहुत ही अमीर हर्षद पटेल नाम का गुजराती बिजनेसमैन 50 करोड़ की डील लेकर गोदाम पर आया था। उसने मुझे लालच दिया। उसने मुझे 15 लाख कैश दिए और कहा कि हमारी सप्लाई चेन देखना चाहता है। मैंने लालच में आकर उसे लाल रंग की डायरी दिखा दी बॉस, जिसमें हमारे सारे ट्रांसपोर्टर सप्लायर भ्रष्ट अधिकारियों के नाम थे। उसके बाद सुनकर जोगिंदर ने पागलों की तरह बिल्ला के चेहरे पर जोरदार लात मारकर कहा, तूने उसे डायरी दिखा दी? हरामजादे, वो डायरी तो मेरी जान थी। उसकी लात की वजह से बिल्ला दूर जाकर गिरा। तब बिल्ला वापस रेंग कर आया। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे माफ कर दो बोझ। मुझे नहीं पता था कि गुजराती बिजनेसमैन वो दिवांशु ओबरॉय है। उसने उस डायरी की फोटो खींची और फिर उसने असली रूप दिखा दिया। उसकी बात सुनकर जोगिंदर ने हैरान होकर कहा, देव, वो मेरे गोदाम पर भी आया था? जोगिंदर का दिमाग अब फटने की कगार पर था। एक ही लड़का एक ही सुबह में दोनों अड्डों पर कैसे कहर ढा सकता है? तब बिल्ला ने रोक कर कहा, हाँ बॉस, उसने अपने किसी मुनीश नाम के आदमी को कॉल किया, और बॉस, उसने एक फोन कॉल पर हमारी दोनों ट्रांसपोर्ट कंपनी काकतीय लॉजिस्टिक और समुद्र शिपिंग को डबल कीमत पर खरीद लिया। हमारे सारे सप्लायर्स को धमकी दी, अगर उन्होंने आपको एक भी बोतल सप्लाई की तो उन्हें तबाह कर देगा। उसकी ये बात सुनकर जोगिंदर के शरीर का खून जम गया। सप्लाई चेन कट गई, ट्रांसपोर्ट कंपनियां बिक गई, सप्लायर्स ने मुंह मोड़ लिया। इसका मतलब जोगिंदर का पूरा शराब का एम्पायर एक सुबह में 100% तबाह हो चुका था। बिल्ला ने रोकर आखिरी बम फोड़कर कहा, और बॉस, सप्लाई चेन काटने के बाद उस देव ने मेरे 40 आदमियों को बुरी तरह से मारा। उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा बॉस, और आखिर में उसने लाइटर से हमारे 100 करोड़ की शराब के गोदाम को आग लगा दी। बॉस, हमारा पूरा माल, हमारी पूरी मेहनत सब राख हो चुका है बॉस। उसके बाद सुनकर खौफनाक और धुएं से भरी फैक्ट्री में एक ऐसा मौत का सन्नाटा छा गया जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। जोगिंद्र अपनी जगह पर एक पत्थर की तरह मूर्ति की खड़ा था। उसकी आंखें फट गई थी। उसका दिमाग इन बातों को प्रोसेस करने की हालत में नहीं था। महज 24 घंटे पहले जोगिंदर इस शहर का भगवान था। उसके पास अरबों की दौलत थी, कसिनो था, शहर का 100 करोड़ का गोदाम, और गुंडों की एक ऐसी फौज जिससे शहर की पुलिस भी कांपती थी। और आज उसके पास कसिनो नहीं था। देव ने उस पर ताला लगा दिया। उसके पास 350 करोड़ रुपए उसके लूट लिए। उसका गोदाम नहीं था, वो अब राख में बदल चुका था। सप्लाई चेन नहीं थी, देव ने उसे भी खरीद लिया। उसके 85 सबसे बेहतरीन गुंडे, मतलब 25 कबाड़ खाने में, 20 कसिनों में, 40 गोदाम में अपनी हड्डियां तुड़वाकर हॉस्पिटल और जमीन पर रेंग रहे थे। उसका 20 साल का एम्पायर एक 22 साल के लड़के ने एक सुबह ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया।
जोगिंदर का शरीर अब गुस्से से इस कदर कांप रहा था, उसके हाथ पैर ऐंठने लगे, उसकी आंखों में खून के आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस भयानक बेइज्जती और ईगो के टूटने के थे जो एक माफिया कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जोगिंदर ने चिल्लाकर कहा, देवांशु ओबरॉय। जोगेंद्र पागलों की तरह दहाड़ कर आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज से फैक्ट्री की टीन की छत भी कांप उठी। वो जोर से चिल्लाया। चिल्लाकर जोगिंदर ने अपनी पिस्तौल निकाली और पागलों की तरह फैक्ट्री की दीवार, शीशे और गाड़ियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। कांच टूटकर नीचे गिरने लगा। गुंडे डर के मारे अपनी जान बचाकर छुपने लगे। तभी जोगिंदर ने खाली पिस्तौल को जमीन पर पटक कर चीख कर कहा, तब भाई, तूने मेरी दौलत जलाई है ना ओबरॉय? तूने मुझे भिखारी बनाने की कोशिश की है। उसने मुड़कर अपने आदमियों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खूंखार जानवर था जिसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही हो, लेकिन वो मरने से पहले पूरी दुनिया को जला देना चाहता था। तभी जोगिंदर ने अपने फेफड़ों पर पूरी ताकत से दहाड़ कर ऑर्डर देकर कहा, सुन लो सब के सब, अब मुझे कोई पुलिस, कोई कानून, कोई सरकार का डर नहीं। अब ये जंग सिर्फ अंडरवर्ल्ड की नहीं रही, ये मेरी और उस देवांशु ओबरॉय के बीच एक खूनी महासंग्राम है। मुझे जल्द से पता लगाकर बताओ कि वो साला कहाँ छुपता है, उसका घर कहाँ है, उसका वो सेफ हाउस कहाँ है। मुझे उस सुनैना, उसके वो दोनों दोस्त रियांश, विराट, सब के सब मेरे कदमों में चाहिए। उसका ये ऑर्डर सुनकर रंगा आगे आया। उसने घबरा कर कहा, बॉस, हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, हमें कहीं नहीं मिला। बस एक ही जगह जहां हम घुस नहीं पाए, डायमंड क्लास सोसाइटी। उसकी ये बात सुनकर जोगिंदर की आंखें सिकुड़ गई। जोगिंदर ने दांत पीस कर कहा, डायमंड क्लास सोसाइटी, शहर के सबसे रईसों का इलाका, तो इसका मतलब वो वहीं छुपा है। अगर वो इतना बड़ा अरबपति और मेरी कंपनी को खरीद सकता है, तो यकीनन वो उसी सोसाइटी के किसी महल में रहता होगा। ये कहकर जोगिंदर ने बड़ा खौफनाक शैतानी मुस्कान दी। जोगिंदर ने मौत का फरमान सुनाकर कहा, रंगा, अपने सारे हथियारों के गोदाम खोल दो, सबको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाओ, हमारी गाड़ियों में AK-47 हैंड ग्रेनेड्स भर दो। आज रात हम उस डायमंड क्लास सोसाइटी के गेट्स को बम से उड़ा देंगे। अगर चाहे वहां आर्मी के कमांडो हो या खुद पुलिस कमिश्नर, आज जो भी स्कॉर्पियन ग्रुप के रास्ते में आएगा वो कुत्तों की मौत मरेगा। मुझे आज रात उस देवांशु ओबरॉय का कटा हुआ सिर चाहिए। जोगेंद्र का यह फरमान पूरे अंडरवर्ल्ड में किसी भूकंप की तरह फैल गया। अब ये लड़ाई सिर्फ डराने धमकाने की नहीं थी, अब विशाखापट्टनम में खून की नदियां बहने वाली थी। स्कॉर्पियन ग्रुप अपने आखिरी और सबसे भयानक हमले की तैयारी कर रहा था। जहां एक तरफ जोगिंदर अपनी मांद में मौत का खेल रच रहा था, वहीं दूसरी तरफ देव की बुलेट प्रूफ कैडिलैक द ओशन एस्टेट के उन भारी सुरक्षित लोहे के गेट के अंदर दाखिल हो रही थी। डायमंड क्लास सोसाइटी के अंदर आते ही देव ने गहरी सांस ली। यहाँ की हवा में कोई बारूद जली हुई शराब की बदबू नहीं थी, यहाँ सिर्फ समंदर की ठंडी और ताजी हवा थी। विला के पोर्च में गाड़ी आकर रुकी। तभी बाउंसर कमांडर ने दरवाजा खोला। देव बाहर निकला। उसने अपने कोट को ठीक किया और अपने गोगल्स उतार कर कमांडर को दे दी। देव ने बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, कमांडर, विला की सिक्योरिटी बढ़ा दो। जोगिंदर अब एक घायल सांप बन चुका है, वो कभी भी हमला कर सकता है। हमारे सारे लड़कों को अलर्ट पर रखो। तभी कमांडर ने सलाम करके कहा, यस बॉस। देव ने विला के मेन दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा खुला था और जैसे ही देव ने हॉल में कदम रखा, उसे एक बहुत ही लजीज सौंधी घर के मसालों की खुशबू आई। ये खुशबू किसी 5 स्टार होटल के खाने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अपनापन और प्यार की थी। हॉल के बीचों बीच डाइनिंग टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरती से सजाई गई और कांच और चांदी के बर्तन चमक रहे थे। और उस डाइनिंग टेबल के पास सुनैना खड़ी थी। सुनैना ने वही साधारण सी गुलाबी कुर्ती पहनी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर जो नूर था वो किसी महारानी से कम नहीं था। उसने अपने बालों का एक जोड़ा बनाया था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ देव के लिए एक बेकरार इंतजार था। जैसे ही सुनैना की नजर देव पर पड़ी, उसके चेहरे पर वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सुकून देने वाली मुस्कान खिल उठी। उसने मुस्कुरा कर कहा, देव। सुनैना के मुंह से इनाम निकला और जो उसके दिल की हर धड़कन के साथ जुड़ा हुआ था। वो दौड़ती हुई आई, लेकिन इस बार वो घबराहट में देव के गले नहीं लगी। वो जानती थी देव अब कोई फटीचर नहीं बल्कि देवांशु ओबरॉय है, जो अभी अभी कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आया है। देव के चेहरे की वो खौफनाक और ठंडी आग जो कुछ देर पहले गोदाम में राख कर रही थी, वो सुनैना को देखते ही किसी पिघलती हुई बर्फ की तरह शांत हो गई। उसके चेहरे पर एक बहुत ही मासूम और प्यारा सा सुकून छा गया। देव ने बहुत ही धीमी और मखमली आवाज में कहा, मैं आ गया मिस पार्टनर। तभी सुनैना ने आगे बढ़कर देव का हाथ पकड़कर कहा, तुमने बहुत देर कर दी देव, मैंने कब से खाना बना कर रखा है।
देखो तुम्हारे दोस्त और माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर देव ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। वहां रियांश, विराट और सुनैना की माँ बैठे थे। उनके चेहरे पर भी देव को देखकर एक राहत की सांस आ गई। तभी रियांश ने अपनी सूजी हुई आंख से हंसकर कहा, अरे भाई यार, तूने तो भूख के मारे हमारी जान निकाल दी। जल्दी आजा यार, भाभी ने जो खाना बनाया है ना, उसकी खुशबू से ही मैं आधा ठीक हो गया हूँ। देव के दिल में एक बहुत ही गजब का फक्र और प्यार भर आया। ये वो परिवार था जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। देव ने अपना कोट उतारा और उसे कुर्सी पर रख दिया। वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। सुनैना ने बहुत ही प्यार और नजाकत से अपनी बनाई दाल मखनी, पनीर लबाबदार और मटर पुलाव देव की प्लेट में परोसा। सुनैना ने अपनी आंखों से बनाई हुई उम्मीद की भरे उसके साथ देखकर पूछा, खाकर बताओ कैसा बना है। उसकी बात सुनते ही आगे से देव ने एक चम्मच उठाया और खाना अपने मुंह में रखा। जैसे होने वाला उसके मुंह में गया, देव ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह सिर्फ एक खाना नहीं था, ये सुनैना का निस्वार्थ प्यार, उसके भरोसे, समर्पण का संवाद था। इस संवाद के आगे दुनिया की हर एक दौलत, हर ताकत और जोगिंदर के जलते हुए गोदाम की जीत, सब कुछ फीका लग रहा था। देव ने अपनी आंखें खोली, सुनैना की तरफ एक बहुत ही गहरी जज्बाती नजर से देखा। देव ने भारी आवाज में कहा, सुनैना, मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। इसमें तुम्हारे हाथों का वो जादू है जो शायद मेरे इस दिवांशु ओबरॉय वाले रूप को भी एक आम इंसान बना देता है। थैंक यू। उसकी ये बात सुनकर सुनैना का चेहरा शर्म और खुशी से लाल हो गया। उसकी सारी मेहनत वसूल हो गई। तभी देव ने रियांश और विराट से कहा, अब तुम लोग भी खाना शुरू करो यार। डाइनिंग टेबल पर अब एक बहुत ही खुशनुमा और पारिवारिक माहौल बन गया था। हंसी मजाक हो रहा था। देव ने उन्हें बताया कि कैसे उसने कसिनो के 350 करोड़ जीते और गोदाम को राख में मिला दिया। रियांश और विराट ये सुनकर तालियां बजा रहे थे। तभी विराट ने हंसकर कहा, साले तू तो पूरा का पूरा थोर बन गया। इसके बाद लंच खत्म होने के बाद सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। सुनैना ने देव के लिए स्पेशल कॉफी बनाई और उसके पास लाकर रख दी। देव कॉफी पी रहा था, लेकिन उसकी आंखें में एक बहुत ही गहरी और गंभीर सोच चल रही थी। तभी सुनैना ने देव के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ देव, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या जोगिंदर अभी भी कोई खतरा बन सकता है। तुमने तो उसका सब कुछ तबाह कर दिया। उसकी बात सुनकर आगे से देव ने कप मेज पर रखा। उसने सुनैना, रियांश, विराट की तरफ देखकर सीरियस होकर कहा। तभी देव ने अपनी आवाज में एक खौफनाक चेतावनी लाकर कहा, पैसे और धंधे की तबाही एक इंसान को कमजोर करती है सुनैना, लेकिन एक माफिया को पागल बना देती है। जोगिंदर अब वो माफिया नहीं रहा जो पैसों के लिए लड़ता है। वो अब एक ऐसा खूंखार जानवर बन चुका है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसकी बात सुनकर रियांश घबरा गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, तो अब क्या होगा भाई। तभी देव अपनी जगह से उठकर एक विशाल खिड़की की तरफ देखा जहां से समंदर दिखाई दे रहा था। तभी देव ने बहुत ही ठंडी और अजय आवाज में कहा, अब वो हमें ढूंढने के लिए शहर को जला देगा। वो इस डायमंड क्लास सोसाइटी तक जरूर पहुंचेगा। वो अपने सारे हथियार गुंडों के साथ इस विला पर हमला करने की कोशिश करेगा। उसकी बात सुनकर सुनैना की मां के चेहरे पर खौफ आ गया। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, तो हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं बेटा, पुलिस को फोन कर दो। उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने मुस्कुराकर पलटकर आंटी की तरफ देखकर कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे आंटी जी। शेर कभी अपने शिकार से डरकर अपनी मान नहीं छोड़ता। द ओशियन एस्टेट मेरा किला है। मैंने आज सुबह जोगिंदर के घर में घुसकर उसका साम्राज्य जलाया था, और अब मैं चाहता हूँ कि वो अपनी पूरी फौज लेकर मेरे दरवाजे पर आए। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि जब वो मेरे इस किले से टकराएगा तो उसके स्कॉर्पियन ग्रुप का एक भी कीड़ा जिंदा वापस नहीं जाएगा। देव की आंखों में महादेव वाली अलौकिक ताकत और गुरूर चमक रहा था। तभी देव ने अपने बाउंसर कमांडर को आवाज देकर कहा, कमांडर। कमांडर ने तुरंत भागकर वहां आकर सिर झुकाकर कहा, यस बॉस। देव ने एक जनरल की तरह बाउंसर कमांडर को ऑर्डर देकर कहा, सोसाइटी के मेन गेट से लेकर हमारे विला के दरवाजे तक हर एक जगह हमारे सबसे बेहतरीन स्नाइपर कमांडोज तैनात कर दो। अगर जोगिंदर का एक भी कुत्ता सोसाइटी की बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करे तो वहीं उसे गोलियों से भून देना। आज रात हम इस शहर का आखिरी और सबसे बड़ा महासंग्राम लड़ेंगे। तभी सुनैना ने देव के हाथ पर बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। वो जानती थी ये रात उनके लिए लंबी होने वाली है, लेकिन देव को कोई डर नहीं था। वो अपनी सुनैना, अपने परिवार, अपने सुदेव एम्पायर के लिए
साक्षात महादेव का अवतार बन चुका था। वहीं जोगिंदर अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा था। द ओशियन एस्टेट मौत का सबसे खौफनाक कब्रिस्तान बनने के लिए तैयार था। जंग की आखिरी बिसात बीत चुकी थी। विशाखापट्टनम के उस पुराने और वीरान इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित जोगिंदर की वो खौफनाक फैक्ट्री आज किसी सुलगते हुए नर्क की तरह लग रही थी। कसिनो के लुटने और 100 करोड़ के शराब के गोदाम के राख होने के बाद जोगिंदर का वो 20 साल पुराना गुरूर अब एक भयानक और खूनी पागलपन में बदल चुका था। उसके दिमाग की नसें फटने को हो गई थी। उसका खून इस कदर खोल रहा था कि वह पूरे शहर को जलाकर राख कर देना चाहता था। फैक्ट्री के अंदर का नजारा किसी बहुत बड़े युद्ध की तैयारी जैसा था। पीली और मध्यम लाइटों के बीच जोगिंदर के बचे खुचे लगभग 100 से ज्यादा खूंखार गुंडे हथियारों से लैस हो रहे थे। लकड़ी के बड़े बड़े बक्से खोले जा रहे थे, जिनमें AK-47 सब मशीन गन, पंप एक्शन शॉटगन और हैंड ग्रेनेड्स निकाले जा रहे थे। गुंडों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जा रही थी। जोगिंदर खुद अपने शरीर पर हथियारों का जखीरा लाद रहा था। तभी जोगिंदर ने चिल्लाकर कहा, आज रात उस डायमंड क्लास सोसाइटी की ईंट से ईंट बजा देनी है। और देवांशु ओबरॉय सोच रहा होगा कि उसने अपने 15 करोड़ के महल में बैठकर वो बच जाएगा, लेकिन आज जोगिंदर उसे बताएगा कि अंडरवर्ल्ड का यह असली बाप कौन है। उसके बाउंसर्स, उसके कमांडो सब गोलियों से भून डालो। मुझे वो ओबरॉय जिंदा चाहिए। मैं उसकी खाल उधेड़ कर फैक्ट्री के गेट पर टांगूंगा। जोगिंदर पागलों की तरह अपनी भारी आवाज में दहाड़ रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तभी गुंडों की भीड़ में एक खौफनाक आवाज उठी। गुंडे ने चिल्लाकर कहा, जिंदा काट देंगे साले को, जोगिंदर भाई जिंदाबाद। उनकी ये स्प्रिट देखकर आगे से जोगिंदर ने अपनी लोडेड पिस्तौल को हवा में लहराकर सभी को ऑर्डर देकर कहा, गाड़ियां स्टार्ट करो। आज शहर की पुलिस भी हमारे रास्ते में आई तो उसे भी ठोक देना। निकलो। उसका यह ऑर्डर सुनते ही गुंडों ने अपनी अपनी गाड़ियों के दरवाजे खोले। काले शीशों वाली कम से कम 20 SUV पुरानी जीप फैक्ट्री के उन विशाल कंपाउंड में स्टार्ट हो गई। इंजनों की दहाड़ और साइलेंसर्स से निकलते धुएं ने माहौल को और भी दम घोटू बना दिया। जोगिंदर अपनी सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठने जा रहा था कि अचानक फैक्ट्री के बाहर से एक ऐसी भयंकर, कान फाड़ देने वाली, जमीन को कपा देने वाली आवाज आई, जिसने अंदर मौजूद हर गुंडे की सांसों को एक पल के लिए रोक दिया। व्रुम व्रुम। यह आवाज किसी आम गाड़ी की नहीं थी, बल्कि किसी बहुत भारी और दैत्याकार इंजन की दहाड़ थी। इससे पहले कि जोगिंदर और उसका गुंडा सब कुछ समझ पाता, फैक्ट्री का 20 फुट का ऊंचा मोहे लोहे का गेट एक भयंकर धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना जोरदार था, लोहे के दरवाजे के भारी टुकड़े टुकड़े किसी कागज की तरह उड़ते रह गए। कई गुंडे तो दरवाजे के टुकड़ों के नीचे दबकर लहूलुहान हो गए। धुएं, धूल, कंक्रीट के मलबे में एक बहुत बड़ा बवंडर फैक्ट्री के अंदर छा गया। गुंडों में हाहाकार मच गया। गुंडे चीख कर अपनी गाड़ी में छुपने लगे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या हुआ? बम फटा है क्या? पीछे हटो। उस धूल और धुएं के गुबार को चीरकर दो बहुत ही तेज और खौफनाक LED हेडलाइट्स की रोशनी अंदर चमकी, और फिर उस धुएं के बीच से दैत्याकार, पूरी तरह से बुलेट प्रूफ मिलिट्री ग्रेड आर्म से ढकी हुई कैडिलैक एस्केलेड किसी आदमखोर टैंक की तरह फैक्ट्री के अंदर घुसी। गाड़ी का हुलिया ऐसा था जैसे वो किसी भी दीवार को तोड़कर आगे बढ़ सकती है। गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से अंदर आई, रास्ते में खड़ी जोगिंदर की दो पुरानी जीपों को किसी खिलौने की तरह कुचल कर किनारे फेंक दिया। तभी एक ने बहुत ही भयंकर कान और सुन कर देने वाली ब्रेक की आवाज के साथ विशालकाय गाड़ी फैक्ट्री के बीचों बीच जोगिंदर के तख्त के कुछ दूरी पर आकर रुकी। पूरे स्कॉर्पियन ग्रुप की सांसें अटक गई। उनके हाथों में AK-47 मशीन गन थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ट्रिगर दबा सके। सब दहशत में थे। उन्हें लगा कि मिलिट्री ने उन पर हमला कर दिया। जोगिंदर की आंखें फट गई। तभी जोगिंदर ने अपनी पिस्तौल उस गाड़ी की तरफ तान कर कहा, कौन कौन है अंदर? बाहर निकलो। कुछ सेकंड तक उस भारी इंजन की आवाज आती रही, फिर इंजन बंद हो गया। फैक्ट्री में अब धुएं के छटने की आवाज, गुंडों के तेज सांस की आवाज, कैडिलैक का भारी और बुलेट प्रूफ दरवाजा धीरे से खुला। सबकी नजर उसके ऊपर टिक गई। गाड़ी के अंदर जो इंसान था उसे देखकर सबकी पैरों तले की जमीन खिसक गई। कई गुंडों के तो हाथों में डर के मारे बंदूकें छूट गई। वो आर्मी का कोई कमांडर नहीं था, उसके साथ कोई पुलिस फोर्स नहीं थी, उसके साथ उसका वो बाउंसर कमांडर भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके साथ एक सिंगल बॉडीगार्ड भी नहीं था। वो पूरी तरह से अकेला था। ये अभी का उसका सबसे बड़ा दुश्मन देवांशु ओबरॉय था। देव ने अपना वही जेड ब्लैक 3 पीस अरमानी सूट पहना था,
उसके लाल वाइन कलर की शर्ट के ऊपर बटन खुले थे। उसके बाल बिल्कुल सलीके से पीछे सेट थे। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई घबराहट या डर का नामो निशान तक नहीं था। इसके विपरीत उसकी आंखों में एक ऐसी बर्फीली, खौफनाक और शांति थी जो किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की होती है। देव ने बहुत ही इत्मीनान से अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी को देखा, अपनी कोट की आस्तीन को ठीक किया, उन लाल खूंखार आंखों में जोगिंदर की तरफ देखकर कहा, जोगिंदर। देव की आवाज में कोई चीख या चिल्लाहट नहीं थी। उसकी आवाज बड़ी मखमली, ठंडी और गहरी थी, जो उस पूरी फैक्ट्री की खामोशी को किसी शेर की तरह गूंज की तरह फैल रही थी। उसने दहाड़ कर कहा, तू मुझे मेरे घर में ढूंढने के लिए अपने कुत्तों को भेज रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही तेरी इस सड़ी हुई मांद में आकर तेरा ये आखिरी शौक पूरा कर दूं। वहीं उसकी यह दहाड़ सुनकर जोगिंदर का शरीर गुस्से और सदमे से कांपने लगा। उसने अपनी लाल आंखों से देव को घूरा। फिर उसने देव की गाड़ी के पीछे देखा। कोई और गाड़ी नहीं आई थी। जोगिंदर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जोगिंदर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसकर कहा, तू अकेला आया है ओबरॉय। मुझे लगा था तू कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। तूने मेरा कसिनो लूटा, मेरा गोदाम जलाया और अब तू खुद चलकर मेरी मौत की भट्टी में अकेला आ गया। क्या तूने अपनी मौत को इतनी जल्दी गले लगाने का फैसला कर लिया? उसकी हंसी में उसका पागलपन और उसका टूटा हुआ अहंकार साफ झलक रहा था। वहीं आगे से देव के चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म शैतानी मुस्कान आ गई। देव ने अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डालकर बहुत ही शांत और अजय लहजे में कहा, मौत अकेली ही आती है जोगिंदर। भेड़ तो हमेशा जनाजों के पीछे चलती है। आज इस फैक्ट्री में एक जनाजा उठेगा और वो तेरा होगा। देव के इस गुरूर और इस खौफनाक शांति ने जोगिंदर के बचे खुचे ईगो को जलाकर राख कर दिया। जोगिंदर ने अपने फेफड़े फाड़ कर चीख कर अपने आदमियों को ऑर्डर देकर कहा, मारो इस कमीने को, इसे गोलियों से भून दो। लेकिन इससे पहले कोई गुंडा अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा पाता। रुको। जोगिंदर ने अचानक अपना हाथ हवा में उठाया और गुंडों को रोक दिया। जोगिंदर के चेहरे पर एक बहुत ही क्रूर, घिनौनी और खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने अपनी पिस्तौल नीचे कर ली। जोगिंदर ने अपने दांत पीस कर कहा, नहीं, इसे गोलियों से मारना बड़ा आसान मौत होगी। इसने मेरे एक एक हड्डी आदमियों की तोड़ी। इसने मेरे गरूर को ठेस पहुंचाई। मैं चाहता हूं ये दर्द से तड़प तड़प कर मरे। मैं इसकी एक एक हड्डी को चूर चूर करके अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। जोगिंदर ने पीछे मुड़कर फैक्ट्री के एक अंधेरे कोने की तरफ देखा। एक बहुत ही खौफनाक आवाज में लगाकर कहा, लियो चैन हॉन, बाहर आओ। आज तुम्हारे लिए एक खिलौना खुद चलकर अपनी मांद में आया है। जोगिंदर की आवाज सुनते ही फैक्ट्री के उस अंधेरे कोने से तीन साए बाहर निकले। इन दोनों को देखते ही फैक्ट्री में सारे गुंडे के रोंगटे खड़े हो गए और वो डर के मारे दो कदम पीछे हट गए। जोगिंदर के ये आम गुंडे नहीं थे। ये तीन लोग चीन के खास तौर पर इंपोर्ट किए गए अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट के सबसे खूंखार, बेरहम हत्यारे थे। जोगिंदर ने इन्हें करोड़ों रुपए देकर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए रखा था। ये तीनों मार्शल आर्ट की दुनिया के लेवल 3 स्टेज 2 के एलीट फाइटर थे। इस लेवल का मतलब था इनके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां लोहे से ज्यादा सख्त थी। वे बिना हथियार के भी किसी इंसान के शरीर को दो हिस्सों में चीर सकते थे। तीनों ने काले रंग के बहुत ही स्लीक मार्शल आर्ट के सिल्क के कपड़े पहने थे। उनके चेहरे भावहीन थे, कोई गुस्सा नहीं, कोई हंसी नहीं, बस एक मशीनी क्रूरता। उनके हाथों की उंगलियों के पोर लोहे की रेत में लगातार मुक्के मारने की वजह से सूजकर पत्थर हो चुके थे। उनके चलने की कोई आवाज नहीं थी। वो जमीन पर किसी परछाई की तरह फिसल कर आगे बढ़ रहे थे। जोगिंदर ने उन तीनों चीनी फाइटर्स की तरफ इशारा करके कहा, देख इन्हें ओबरॉय। ये चीन के शाओलिन और अंडरग्राउंड डेथ रिंग्स के चैंपियन हैं। ये किसी को मारते नहीं है, ये इंसान को बीच में से फाड़ देते हैं। तूने मेरे 20 बाउंसर्स को कसिनो में मारा था। अब मैं देखता हूं कि तेरा वो घमंड इन मौत के सौदागरों के सामने कितनी देर टिकता है। तभी जोगिंदर ने उन तीनों को चीनी भाषा में एक इशारा किया, किल हिम। तभी तीनों फाइटर्स देव की तरफ अपनी आंखें घुमाकर, उनकी आंखों में एक देव के लिए बड़े ही कमजोर और नाजुक शिकार लग रहा था, लेकिन वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उनके सामने कोई मार्शल आर्ट का आम खिलाड़ी नहीं, बल्कि साक्षात महादेव का वरदान खड़ा है। देव अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से हाथ बाहर निकाले। महादेव ने देव को जो अलौकिक शारीरिक मानसिक शक्ति दी थी, वो सिर्फ कच्ची ताकत नहीं थी। उस जादुई अंगूठी ने देव के डीएनए, उसके नर्वस सिस्टम में इस दुनिया की हर एक युद्ध कला, हर एक मार्शल आर्ट
हर एक वेपन कॉम्बैक्ट सदियों पुरानी तकनीकों को कूट कूट कर भर दिया था। देव को अब किसी से लड़ना सीखने की जरूरत ही नहीं थी। उसके अंदर ताई ची, विंचुंग, मुथाई, जित्सु और भारत के सबसे प्राचीन और खूंखार युद्ध कला कलेरिपायटू और मर्म कला का एक ऐसा ग्रैंड मास्टर जाग चुका था जो इन चीनी फाइटर्स के लेवल 3 के बच्चों का खेल समझता था। देव के शरीर में अचानक एक गजब की ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी आंखें और भी ज्यादा खौफनाक और लाल हो गई। उसने अपने दोनों पैरों को हल्का सा अलग किया, अपने हाथों को बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में नीचे रखा और एक बहुत ही सूक्ष्म मुस्कान मुस्कान दी। देव ने अपनी उंगलियों से उन्हें बुलाकर कहा, आ जाओ। सबसे पहले उन तीनों ने सबसे फुर्तीला फाइटर चेंग अपनी जगह से हवा में किसी स्प्रिंग की तरह उतरा। चेंग की रफ्तार इतनी तेज थी कि आम इंसान की आंखें उसे पकड़ नहीं सकती थी। उसने हवा में उड़कर एक बहुत ही भयानक जानलेवा फ्लाइंग राउंड हाउस किक देव की गर्दन की तरफ चला दिया। इस किक में इतनी ताकत थी, अगर किसी पेड़ पर लगे तो पेड़ भी टूट जाए। चैंग का पैर हवा में चीरता हुआ देव की गर्दन के पास पहुंच गया। जोगेंद्र के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि देव की गर्दन टूट गई, लेकिन देव ने पलक तक नहीं झपकाई। देव ने ताइची के सबसे उच्चतम सिद्धांत दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना का प्रयोग किया। देव अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटा, बस अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को बिजली की रफ्तार से हल्का सा पीछे की तरफ झुकाया। चेंग का पैर देव की गर्दन से महज 1 किलोमीटर दूर से खाली हवा में निकल गया। चेंग का संतुलन अभी हवा में ही बिगड़ा था। देव का दायां हाथ किसी कोबरा सांप की तरह आगे बढ़ा। देव ने विंग चोन की तकनीक चिसाओ का इस्तेमाल करके हवा में ही चेंग को उस तेज पैर पर टकने पर इतनी लोहे की तरह उंगलियों से जकड़ लिया। चेंग की आंखें फट गई। हवा में उसका पैर पकड़ लिया गया था। देव ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी ये रफ्तार अच्छी है, लेकिन तुम्हारी हड्डियां कमजोर है। देव ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके चिन्ना की एक बहुत ही खूंखार तकनीक लगाई और उस चैंग के टकने की उल्टे दिशा में इतनी भयंकर ताकत से मरोड़ा कि ये कान फाड़ देने वाली कड़क की आवाज फैक्ट्री में गूंज गई। चैंग का टखना घुटने की हड्डी अपनी जगह से उकड़कर बाहर की तरफ मुड़ गई। चैंग दर्द के पागलों की तरह हवा में चीख रहा था। देव ने उसे वहां नहीं छोड़ा। उसने चैंग की टूटी हुई टांग को पकड़कर उसे हवा में गोल घुमाया और उसे एक भारी बोरे की तरह जमीन के कंक्रीट पर दे मारा। कंक्रीट का फर्श चटक गया। चैंग के मुंह से खून का फव्वारा फूटा और वो लेवल 3 का फाइटर सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अपनी जिंदगी की भीख मांगता बेहोश हो गया। चैंग का यह हश्र देखकर बाकी दोनों चीनी फाइटर्स लियो और हान सन रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनके सामने खड़ा इंसान कोई आम आदमी नहीं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, एक साथ हमला करने का फैसला किया। लियो ने नीचे एक बहुत ही तेज स्लो स्वीप किक मारी ताकि देव के दोनों पैर टूट जाएं और उसी वक्त हान ने हवा में उछलकर देव के चेहरे पर एक जानलेवा टाइगर क्लो स्ट्राइक किया, जो सीधे देव की आंखें और गले को फाड़ने के लिए था। यह हमला इतना स्टीक और तालमेल से भरा था कि दुनिया का कोई भी चैंपियन इससे बच नहीं सकता था। उसे या तो अपने पैर गंवाने पड़ते या अपनी आंखें, लेकिन देव साक्षात महादेव की शक्ति का भंडार था। देव ने दोनों हमलों में एक ही माइक्रो सेकंड को भांप लिया। जैसे ही लियो का पैर नीचे से आया, हान का पंजा ऊपर से, देव ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को धत्ता बनाकर अपनी जगह से हवा में एक बहुत ही अविश्वसनीय और हैरत अंगेज छलांग लगा दी। देव हवा में कम से कम 7 फुट ऊपर उछल गया। लियो का पैर खाली हवा में घूम गया। हान का पंजा देव के जूतों के नीचे आ गया। हवा में रहते देव ने मुई थाई के सबसे खौफनाक तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने शरीर के वजन और हवा की गति को मिलाकर दोनों घुटनों और हथेलियों को हथियारों की तरह इस्तेमाल किया। बैंग क्रैश! देव का बायां घुटना पूरी ताकत से नीचे गिरकर लियो की कॉलर बोन पर जा लगा। लियो की कॉलर बोन माचिस की तिल्ली की तरह टूटकर उसके फेफड़ों में धंस गई। उसी पल देव ने अपनी दाहिनी कोही नी सीधे हवा में खड़ी हान की रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच सर्वाइकल के पास एक हथौड़ी की तरह गिरी। रीढ़ की हड्डी के एक प्रहार में चटक गई। दोनों चीनी मास्टर एक साथ जमीन पर खून थूक कर ऐसे गिरे जैसे किसी ने उनके शरीर की हड्डियां निकाल ली हो। हान के शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका था। पूरा स्कॉर्पियन ग्रुप और खुद जोगिंदर यह नजारा देखकर काठ रह गई। वो तीनों इलीट फाइटर्स जिन्हें जोगिंदर ने करोड़ों रुपए देकर बुलाया था, और 20 सेकंड 20 देवांशु ओब्रॉय के सामने नहीं टिक पाए।
देव के कपड़ों पर एक सिलवट तक नहीं आई और अपने सूट में उसी शान और खौफनाक गुरूर के साथ सीधा खड़ा था। देव ने अपने जूतों के पास तड़प कर उन चीनी फाइटर्स को एक बहुत ही ठंडे और खौफनाक मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ जोगिंदर? तेरा वो इम्पोर्टेड महल बहुत जल्दी एक्सपायर हो गया। कुछ और है तेरे पास या मैं आऊं? जोगिंदर का डर अब बहुत मारे माथे माथे पर थकने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वो किसी बुरे सपने में फंस गया। जोगिंदर ने चिल्लाकर कहा, मारो इसे, सबके सब एक साथ हमला करो, इसे गोलियों से छलनी कर दो, इसे काट डालो। जोगिंदर पागलों की तरह चीखने लगा। वो अब किसी नियमों को नहीं मानना चाहता था। जोगिंदर की आवाज सुनते ही बचे हुए वो 100 खूंखार गुंडे, जिनके हाथों में नंगी तलवारें, लोहे की रोड और कुछ के हाथों में AK-47 थी, वो सब के सब जानवरों के झुंड की तरह देव पर टूट पड़े और फैक्ट्री के अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। रैट रैट रैट, बैंग बैंग बैंग। लेकिन देव के लिए ये गोलियां सिर्फ हवा के बुलबुले थी। महादेव का अजय सुरक्षा कवच देव के शरीर के चारों तरफ अभेद्य लोहे की दीवार बन चुका था। गोलियां देव के शरीर पर कुछ इंच पहले ही टकराकर पिचकती और जमीन पर गिर जाती। जब गुंडों ने देखा गोलियां असर नहीं कर रही, वो अपनी तलवारें लोहे की रोड लेकर देव के ऊपर झपटे। अब देव ने प्राचीन भारत की सबसे घातक युद्ध कला कलेरी पाटों की मर्म कला का वो खौफनाक तांडव शुरू किया, जिसे देखकर यमराज की भी रूह कांप जाए। देव ने किसी भी जोरदार मुक्का लात नहीं मारी। उसने अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। वो एक परछाई, एक प्रेत की तरह उन 100 गुंडों के बीच तैरने लगा। एक गुंडे ने अपनी भारी तलवार देव की गर्दन पर चलाई। देव ने बहुत ही नजाकत से उस तलवार के वार को अपने बाएं हाथ से साइड किया और अपनी दाहिनी उंगली के सिर्फ एक पोर से उस गुंडे की गर्दन के ठीक नीचे एक मर्म बिंदु पर हल्का सा प्रहार किया। वो प्रहार इतना सटीक और वैज्ञानिक था, उस गुंडे के नर्वस सिस्टम का संपर्क सीधा उसके दिमाग से कट गया। गुंडे की आंखें सफेद हो गई, उसके मुंह से झाग निकलने लगा। बिना कोई आवाज किए लकड़ी के लट्ठे की तरह जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह से पैरालाइज्ड। एक और भारी भरकम गुंडा लोहे की चैन लेकर देव पर झपटा। देव उसकी तरफ मुड़ा भी नहीं और उसने अपना पैर पीछे की तरफ उठाया और उस गुंडे के घुटने के ठीक पीछे लिगामेंट्स पर अपनी एडी से जोर सा वार किया। गुंडे का घुटना उल्टे दिशा में मुड़ गया। वो दर्द से चीखता हुआ वहीं ढेर हो गया। देव के हाथ अब किसी मशीन की तरह चल रहे थे। किसी की कोहनी की नस पर उंगली का वार और उसका हाथ पूरा सुन। किसी के सीने के ठीक बीचों बीच तो उंगलियों का वार। फेफड़ों ने हवा लेना बंद कर दिया। वो गुंडा जमीन पर तड़प कर बेहोश हो गया। किसी के कान के ठीक नीचे वाली नस पर वार और उसके दिमाग की नस सुन हो गई। ये कोई लड़ाई नहीं थी, एक तरफा कत्लेआम और विनाश था। फैक्ट्री के अंदर सिर्फ टूटने की आवाजें, गोलियों की खाली मैगजीन गिरने की आवाजें और गुंडों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। देव का वो डिजाइनर अरमानी सूट अभी भी धूल से बिल्कुल अछूता था। वो किसी खूनी बैले डांसर की तरह गुंडों के बीच में रास्ता बना रहा था। जो अभी उसके रास्ते में आता, वो बस देव के एक छुअन और एक छोटे से वार ने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक पीड़ा से गुजरते हुए जमीन पर गिर पड़ता। महज 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट में उस भयंकर और खौफनाक तांडव के बाद जोगिंदर की उस विशाल फैक्ट्री के फर्श पर उसके वो 100 खूंखार और बेरहम गुंडे, खून से लथपथ टूटी हुई हड्डियां, लकवग्रस्त शरीरों और दर्द से तड़पते हुए एक कचरे के ढेर में पड़े थे। किसी के मुंह से झाग निकल रहा था तो किसी अपने टूटे हुए हाथ को पकड़कर रो रहा था। पूरे स्कॉर्पियन ग्रुप की फौज, जिसे तैयार करने में जोगिंदर को 20 साल लगे, उसे देव ने सिर्फ 15 मिनट में हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फैक्ट्री में अब कोई गोली नहीं चल रही थी, कोई तलवार नहीं उठ रही थी, सिर्फ और सिर्फ दर्द भरी करहा गूंज रही थी। इस पूरे कत्ले खाने के बिल्कुल बीचों बीच वो अजय काल देवांशु ओब्रॉय अपनी जगह पर उसी खामोशी और उसी खौफनाक गुरूर के साथ खड़ा था। देव ने अपनी टाई को थोड़ा सा ठीक किया। उसने अपने जूतों के पास एक गुंडे को लात मारकर रास्ते से हटाया और बहुत ही धीमे राजाओं वाले कदमों से उस लोहे के तख्त की तरफ बढ़ने लगा जहां जोगिंदर खड़ा था। जोगिंदर के हाथ से उसकी खाली पिस्तौल, जिसकी गालियां वो देव पर चला चुका था, वो सब बेकार रह गई थी। वो पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जोगिंदर का पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका वो 20 साल का घमंड, उसका वो अंडरवर्ल्ड का रुतबा, उसकी वो अकड़, सब कुछ उन 100 गुंडों के साथ जमीन पर मिट्टी में मिल चुका था। उसे अब समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा कोई इंसान आदमी नहीं, बल्कि यमराज है।
देव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा, जोगिंदर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। देव का वो खौफनाक ओरा इतना हावी था कि जोगिंदर की टांगों ने उसका वजन सहने से इनकार कर दिया। जोगिंदर की पैंट गीली हो चुकी थी और थर थर कांपता हुआ उसी लोहे के तख्त के पास देव के कदमों में घुटनों के बल गिर पड़ा। विशाखापट्टनम का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन आज एक फटीचर देव के पैरों में भिखारी की तरह बैठा था। उसने देव से माफी मांग कर कहा, मुझे मुझे माफ कर दो ओबरॉय। मेरी मेरी दौलत ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। मैं आज ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, भगवान के लिए मुझे मत मारो। आगे से देव ने अपनी उन लाल आंखों से जोगिंदर को नीचे देखा। उसके चेहरे पर अब कोई रहम, कोई दया नहीं थी। जोगिंदर के मुंह से डर और खौफ के मारे शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। तभी समर ने धीरे से कहा, माफी जोगिंदर। देव की आवाज उस खामोश फैक्ट्री में एक मौत के फरमान की तरह गूंजी। देव नीचे झुका। उसने अपने लोहे जैसी उंगलियों से जोगिंदर के कॉलर को पकड़ा और उसे घसीट कर अपने चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया। देव ने एक एक शब्द को चबाकर कहा, जब तेरी बेटी ज्योति ने मेरी सुनैना को इस शहर के अंदर बीचों बीच जलील किया, तब तेरा ये घमंड कहाँ था? जब तूने मेरी सुनैना की माँ के ठेले को तुड़वा कर उनके आंसुओं का मजाक उड़ाया था, तब ये डेरा डर कहाँ था? जब तेरे कुत्ते मेरे दोस्तों को मारने के लिए मेरे हॉस्टल में घुसे थे, तब ये तेरी माफी कहाँ थी? देव ने जोगिंदर को एक ऐसा जोरदार तमाचा मारा, जोगिंदर के मुंह से खून और दांत निकलकर दूर जा गिरे। जोगिंदर दर्द से चीख पड़ा। देव ने जोगिंदर की गर्दन को इस कदर दबाया कि उसकी आंखें बाहर आने लगी। उसने धीरे से कहा, तेरी दौलत, तेरा कसिनो मैंने लूट लिया, तेरा गोदाम मैंने जला दिया, तेरी सप्लाई चेन मैंने खरीद ली और तेरी इस फौज को मैंने कीड़ों की तरह कुचल दिया। तेरे पास अब मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा जोगिंदर। तू अब सिर्फ एक कचरा है। मुझे कूड़ा जमा करने का कोई शौक नहीं है। जोगिंदर ने अपनी उखड़ते हुए सांसों के बीच सिर्फ यही बोलकर कहा, प्लीज। देव के चेहरे पर एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ गई। देव ने अपनी आवाज को बड़ा धीमा करके कहा, मैंने तुझसे कहा था ना जोगिंदर कि मैं तुझे घुटनों पर लाऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। देव ने अपने दाएं हाथ की दो उंगलियों को जोड़ा। उसने मर्म कला का सबसे घातक और आखिरी प्रहार चुना। देव ने अपने दाएं हाथ की दो उंगलियों को जोड़कर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर जोगिंदर के दिल के ठीक ऊपर छाती के उस प्राण बिंदु पर एक बहुत सटीक और जानलेवा वार कर दिया। ये वार बाहर से देखने पर मामूली था, लेकिन अंदर देव की एक अलौकिक शक्ति का पूरा प्रहार था। जोगिंदर की आंखें अचानक से फटी रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके दिल में उसी माइक्रो सेकंड में धड़कना हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके पूरे नर्वस सिस्टम में एक उसके भयंकर शोक वेव दौड़ गई। जोगिंदर के मुंह से कोई चीख नहीं निकली, बस उसके शरीर में एक ऐंठन हुई। उसकी आंखों में जीवन में एक आखिरी चमक गायब हो गई और वो बेजान पत्थर की तरह देव के जूतों के पास धड़ाम से गिर पड़ा। विशाखापट्टनम के सबसे खूंखार और बेताज बादशाह जोगिंदर अब सिर्फ एक लाश था। देव ने जोगिंदर की लाश को देखा। उसके चेहरे पर अब कोई अफसोस नहीं था। उसने अपनी कोट की आस्तीन को ठीक किया, अपने वो ब्लैक डिजाइनर गोगल्स वापस अपनी आंखों पर पहने, बहुत ही शान से उन 100 तड़पते हुए गुंडों और चीनी फाइटर्स के बीच से गुजरता हुआ अपने उस ब्लड प्रूफ कैडिलैक एस्केलेड की तरफ बढ़ गया। पूरे अंडरवर्ल्ड को यह पैगाम मिल चुका था, स्कॉर्पियन ग्रुप का वजूद अब धरती से हमेशा के लिए मिट चुका था। देव ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। देव ने अपने बाउंसर्स को ऑर्डर देकर कहा, द ओशियन एस्टेट, अब इस शहर में सिर्फ एक बादशाह का राज चलेगा और वो है देवांशु ओबरॉय। कैडिलैक का भारी इंजन एक बार फिर गूंजा। वो खौफनाक गाड़ी जिसने आज पूरे साम्राज्य को कुचल दिया था, वो धुएं और तबाही के भरे फैक्ट्री को पीछे धकेल कर वापस शहर की सड़कों पर आ गई। देव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर फिर से वही सुकून भरी मुस्कान लौट आई। उसका वादा पूरा हो चुका था। उसने अपनी सुनैना के आंसुओं का हर एक हिसाब ब्याज के साथ वसूल कर लिया था। अब सुदेव के अंपायर के राह में कोई कांटा नहीं बचा था। विशाखापट्टनम में अब एक नए और अजय युग का सवेरा होने वाला था। लेकिन क्या सच में देव के सामने अब कोई परेशानी नहीं आएगी? क्या होगा अब आगे की कहानी में, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी इंस्टा मल्टी मिलियनियर वेटर अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी शाम को 7:15 कहानी नई शुरू हो चुकी है, इंस्टा सीओ। अगर आपने वो नहीं सुनी है तो जाकर सुने, वो बहुत ही अच्छी कहानी है। और ऐसे ही हम आपके लिए और नई नई कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो चलिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।